तो आज संसद भवन में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया चल रही है, भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। लगातार सुबह से ही जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, पल पल का अपडेट, हर पल की गतिविधियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश के अगले यानी कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका निर्णय आज हो जाएगा। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक चलेगा। ये चुनाव बेहद खास है क्योंकि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और राज्यसभा के सभापति भी वो होते हैं। चुनाव का ये अधिकार केवल सांसदों का है। लोकसभा और राज्यसभा और दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान की पद्धति भी गुप्त मत पत्र के जरिए है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए। सांसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में अंकित करते हैं और इस बार चुनाव बेहद अहम है। दोनों ही एनडीए ने और इंडिया ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बने हुए लगातार। सर, अगर मैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की महत्ता की बात करूं, क्योंकि देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, अगर हम इसे समझाना चाहें अपने दर्शकों को, कितना महत्वपूर्ण है ये पद और अपने आप में ऐसे में ये चुनाव भी कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए अमृता जी, अपने देश के संविधान ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें हर पद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात, जैसे आपने बताया कि ये दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति का, तो हम सब जानते हैं कि आज हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इन सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद इन सारे चीज़ों को तय किया गया था। और हम जानते हैं कि भारत में एक विविधताओं का देश है, जहाँ पे डिफरेंट भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट क्लास, ये आपको हर 150-200 किलोमीटर में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भारत का लोकतंत्र है और खास करके पार्लियामेंट्स के जितने भी इस तरीके के जो बॉडीज़ हैं, जो पद हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सबका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 63 से लेके 71 तक जो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके चुनाव का बड़ा ही मतलब माइन्यूटली स्टडीज़ करके उसमें सारे प्रोविज़न दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का फंक्शन कैसे होगा, हमारा संसद कैसे चलेगा, जो हमारे देश और विदेश के बीच में जो संबंध है उसको हम कैसे स्थापित करेंगे। और रही बात, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि आज भारत वो बहुत ही डे बाय डे मजबूत होते जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि विश्व के बहुत सारे देश के जो थिंक टैंक्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो आके हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया का स्टडीज़ करते हैं और फिर उसका आकलन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय दृष्टिकोण से और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से और संवैधानिक दृष्टिकोण से, अगर तीनों को आप देखिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, जो कि एक संविधान का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है। और इनके बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस देश की जनता के लिए इसको एग्जीक्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण है ये पद और बेहद अहम भी। और लगातार जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो सुबह 10 बजे से लगातार जारी है, शाम 5 बजे तक इसके चलने की उम्मीद है। लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं, लगातार सभी सांसद एक एक करके कतारबद्ध होकर अपने अपने मत पत्र का इस्तेमाल करते हुए बेहद गोपनीय तरीके से ये चुनाव होता है। और पार्टी विप भी इसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कई चीज़ें इसमें अनोखी हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये चुनाव, और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अलग अलग विंडोज़ में हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया था, उसके बाद लगातार जो दूसरे जो चुनाव में मत डालने के लिए लगातार सब कतारबद्ध होकर चुनाव मैदान में इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह को भी वो भी अपना मत जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए जाते हुए। ये तमाम तस्वीरें हम सुबह से ही आपको लगातार दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव 2025। और हमारे साथ इस पूरे चुनाव की अहमियत को लेकर बातचीत करने के लिए खास मेहमान बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो प्रोसेस है इस पूरे चुनाव का, हम देखते हैं कि आज ही चुनाव संपन्न होगा, वोटिंग होगी और रिजल्ट भी आज ही डिक्लेयर होगा। दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गोपनीय तरीका है, पार्टी विप का भी इसमें कोई मायने नहीं है कि अगर पार्टी वेब जारी कर देती है तो ये कोई कंपलसरी हो जाता है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है
वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, हम समझना चाहेंगे इसकी पूरे प्रोसेस को भी। और ये जो इस तरह की व्यवस्था की गई है संविधान में, क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अमृता जी, आपने जो सवाल किए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये इसका चुनाव, हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका है इलेक्शन कराने में, वो चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और इवन जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है, और उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं जो इसको कंडक्ट कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में चूँकि लोकसभा के जो इलेक्टेड जो संसद सदस्य हैं उनका वोटिंग होता है, और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड और ख़ास करके जो मनोनीत है उन सबको मिला के ही एक इलेक्टोरल कॉलेजियम बनाया जाता है, और उसके आधार पर वोटिंग होता है। और इसमें ऑब्वियसली कि ये पूरा एक दिन का प्रोसेस ये होता है चुनाव प्रक्रिया का, और सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरुआत हुआ है और शाम में 6 बजे तक चलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली 8-9 बजे तक इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, एक बड़ा ही गहन और बहुत ही ट्रांसफरेबल है। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जितने भी, चूंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया हैज फेसिंग मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, बट यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल किसी भी अपने सदस्य के लिए व्हिप जारी नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर सदस्य को अपने इच्छा के अनुसार वोट देने का अधिकार रहता है, और एक संवैधानिक पद है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के बाद से वो किसी दल का व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो देश का व्यक्ति होता है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने इसका ध्यान रखा कि हमें सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना है, हमें पार्टी के द्वारा व्हिप जारी नहीं करना है, और उसी को आज तक पिछले 77-78 सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं। और आज हम 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव जो हम सब आज देख रहे हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया डे बाय डे मजबूत हो रही है, और उसमें हर लोग बड़े ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही पॉजिटिव और सकारात्मक पहलू है हमारे भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया जी बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए मनोज जी, और हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। संजय सेठिया हैं हमारे साथ, हमारे जुड़ रहे हैं, साथ ही अजय सेठिया, और हमारे साथ जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो हैं संजीव उनियाल, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मैं संजीव जी आपसे करना चाहूंगी, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति चुनाव की, हम लगातार बात भी कर रहे हैं इसके महत्व को लेकर, इसके पूरे प्रोसेस को लेकर, लेकिन संविधान में इसको लेकर जो व्यवस्था की गई है उसको हम एक बार चाहेंगे कि आप विस्तार से समझाएं कि संविधान में इस महत्वपूर्ण पद के चुनाव के लिए जो व्यवस्था की गई है वो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए की गई। सबको नमस्कार। और हमारा संविधान मुझे लगता है कि एक सर्वव्यापी, सर्वसम्मिलित और सबको रिप्रेजेंट करने वाला संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने रचा, और उसका साक्षात नमूना हम लगभग हर इलेक्शंस में देखते हैं। और हमारा देश तो त्योहारों का देश है, और ये भी इलेक्शंस को भी एक त्योहार ही माना जाता है। आज मैं सुबह सुबह जब देख रहा था आपके कार्यक्रम को, तो मुझे लगा कि एमपी और ये जो राजनेता हैं ये किस तरह से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते होंगे, क्या ये क्यों बनाते होंगे, इनको प्रिविलेज्ड है। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो इनको एमपी वीआईपी टिकट मिलता है, वीवीआईपी पासेस मिलते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि मेरी आवाज आ रही है जी ना? बिल्कुल जी संजीव जी, आपको सुन पा रहे हैं जी। तो अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए ये एक बहुत ही दर्शनीय और बहुत प्रिय सा एक पूरा पिक्चर जो आपने सुबह से दिखाई कि लगातार एमपीज कतार में आए, तैयार होके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी फेस्टिवल में आए हुए हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हैं। तो वो एक अपने आप में बताता है कि हम कितने अच्छे प्रजातंत्र और किस तरह के एक साथ कोऑर्डिनेशन वाले और ऐसे एटमॉस्फेयर से सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम की वो जो हमारी परिभाषा है उसको परिभाषित करते हुए एमपीज जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए यहां पर मिलते हैं, तो और एक इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, उसको जिताने के लिए या उसको उसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सा 140 करोड़ लोग का पूरा संसार एक मैसेज लेता है कि कैसे
हम जो है इतनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बन पाए, और यही शायद हमारी ब्यूटी है और संसार में हम सबको इसी बात से हमें अलग करती है। आज सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हमारे यहाँ होता है वो शायद कहीं नहीं होता। तो ये मुझे लगता है कि मैं रशिया की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं चाइना की तरफ इशारा नहीं कर रहा, जो कि 2040-2050 तक पुतिन अपने आप को जो है उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, इसी तरह जिनपिंग ने। तो ये इस तरह से ना रहकर और फिर भी हम उनके साथ चलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इस प्रोसेस के बारे में, चूंकि आप सुबह से भी बता रहे हैं, बताना चाहता हूं कि सारे लोकसभा के सदस्य और सारे राज्यसभा के सदस्य जी इसके वोटर्स होते हैं, और इसकी वोटिंग जो होती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी व्हिप इसमें जारी नहीं कर सकती। तो क्रॉस वोटिंग का बहुत बड़ा एक यहां पर एक मौका होता है, अवसर होता है कि अगर व्यक्ति किसी और कैंडिडेट को, जैसे कि आपको पता है राधा कृष्णन जी जो है वो एनडीए के एक कैंडिडेट हैं, और इंडी ने जस्टिस रेड्डी को खड़ा किया है जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये इस तरह से दो होते हुए भी मुझे लगता है क्रॉस वोटिंग जरूर रहने वाली है इसमें। जो लास्ट इलेक्शंस में हमने धनखड़ जी वाले केस में भी देखा कि अक्रॉस द टेबल आके लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में धनखड़ जी को जिताया। तो ऐसा ही सब कुछ शाम को जब आप दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा सब कुछ यहां प्रतीत होने वाला है। परंतु टोटल मैं जल्दी से बताता हूं, एनएस में 542 है, एक सीट कम है, और ऐसे ही एनडीए के पास 427 एलएस के हैं और साथ आरएस के 134 है। तो टोटल मुझे लगता है कि इनकी संख्या पक्ष डेफिनेटली ज्यादा है, जो कि 391 का अगर 780 लोग लेते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि दो पार्टीज जो पार्टिसिपेट नहीं की, बीजू जनता दल और वायरस शायद तो पार्टिसिपेट कर रही है, वायरस तो ये दो पार्टियां जो हैं पार्टिसिपेट नहीं भी करती, तब भी जो है लगभग 780 के करीब जो है टोटल पोलिंग रहने वाली है। उनमें से 391 जो जीतेगा, जिसके पास सीटें आएंगी वो जीत जाएगा, और ये क्लियर कट है कि एनडीए इसको जीतने वाला ही है। परंतु पूरा एक तरह से रणनीति बनाकर किस तरह से इलेक्शंस को जीता जाता है, ये दोबारा से एनडीए ने ये परिभाषित किया, दिखाया। कल से 10 अलग अलग जो है स्टेट्स के लिए अलग अलग जो है उनके नेताओं को चुना गया कि आप इस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, आप फला स्टेट को। तो वो रणनीति जो है अपने आप में ये भी बताती है कि चाहे इलेक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो, एनडीए जो है उसको बड़े तरीके से लड़ता है, और यही शायद उसके सक्सेसफुल होने का, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे एक वाइस प्रेसिडेंट का जीता हुआ चुनाव जो अनडिक्लेयर्ड है, लगभग एक मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी से ही हो रहा है, परंतु उसको ही पार्टिसिपेट करना और उसमें भी अपनी रणनीति बनाना, ये सारी चीजें एक दर्शन देती हैं, सबको एक दिशा देती हैं, और 140 करोड़ लोगों को भी दिशा देती हैं कि जब एमपी भी इलेक्शंस के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं, उनको भी टाइम लग सकता है, तो हम सब क्यों ना लाइन में खड़े होके, अग्रसर होके सारे जो है संवैधानिक पोस्टों के लिए जो भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल संजीव जी, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा नहीं होता, क्योंकि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव की बात आती है तो जो मतदाता होते हैं वो सब एक समान होते हैं। संजय सेठिया जी, आप के पास आना चाहूँगी। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो देश का सर्वोच्च दूसरा संवैधानिक पद है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में ये चुनाव। इस चुनाव को लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक कहा जाता है। मैं समझना चाहूँगी कि कैसे ये चुनाव जो है वो एक डेमोक्रेसी के प्रतीक के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। अमृता जी, मेरा नाम अजय सेठिया है। जी अजय जी। हाँ, पहले आप नाम ठीक उच्चारण करती रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भूल रही हैं। तो ठीक है। ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक चर्चा हुई कि प्रेसिडेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट भी रहना चाहिए, कहीं ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए तो एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का और काम क्या होगा? तो ये सोचा गया कि वाइस प्रेसिडेंट की तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि सारा काम तो प्रेसिडेंट संविधान के मुताबिक तो प्रेसिडेंट के पास है। तो फिर ये कहा गया कि इनको राज्यसभा का चेयरपर्सन बना दिया जाए। जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहेंगे तब तक ये राज्यसभा के चेयरपर्सन भी रहेंगे। तो इस तरह ये संविधान सभा के अंदर ये चर्चा हुई और एक ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की वाइस प्रेसिडेंट के पास आई। और लोकसभा का जो स्पीकर है उसका चुनाव तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं, लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राज्यसभा की चेयरपर्सन की होती है।
तो ये एक प्रक्रिया शुरू से चल रही है। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव भी हमेशा होता रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी हमेशा होता रहा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कई बार हमने सर्वसम्मति से भी चुनाव किया है। ऐसे कम से कम मुझे लगता है कि 4 मौके आए हैं जब हमने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हमारे देश ने सर्वसम्मति से किया। सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी 2 बार लगातार सर्वसम्मति से चुने जाते रहे। उसके बाद 89 में हदायतुल्ला जी सर्वसम्मति से चुने गए। उसके बाद डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, ये अभी हाल ही की बात है, 1987 में सर्वसम्मति से चुने गए। फिर वो बाद में राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राधाकृष्णन जी भी बाद में उस जिम्मेदारी पर रहे। तो इस तरह हमने देखा है कि एक गरिमामयी चुनाव हमेशा होता रहा है, 4 बार को छोड़कर। बाकी सब बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ, विपक्षी दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, सत्ता पक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और हमेशा ये हुआ है कि जीतता तो हमेशा सत्ता पक्ष ही रहा है। हाँ, कांटेदार टक्कर कई बार हुई है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि भैरव सिंह शेखावत जी के समय जो है बहुत कांटेदार टक्कर हो गई। पूरा वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, और वो एनडीए की सरकार थी, पहली एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो उस समय दूसरे दलों से भी अगर सांसदों की जरूरत पड़े तो कौन जुटा सकता है, इसलिए एक ऐसा चेहरा सामने लाया गया जो सब दलों में समान रूप से लोकप्रिय था, जिसके दूसरे दलों के साथ, दूसरे दलों के नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो भैरव सिंह शेखावत जी आए, और मुझे याद है उस समय दूसरे दलों से भी वोट मिला, तब जाकर के 59% वोट मिले थे। तो इतना बड़ा टकराव मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। 59% वोट हासिल हुए थे। ये एक तरह से मैं समझता हूं बहुत निकट का मुकाबला था। और अगर जिस तरह दलों की स्थिति थी एनडीए की और यूपीए की, उसी हिसाब से चुनाव होता तो शायद कहीं भी इधर उधर हो सकता था, दूसरे विपक्ष का उम्मीदवार भी जीत सकता था। लेकिन क्योंकि भैरव सिंह शेखावत की बाकी दलों में भी अच्छी पैठ थी, तो मुझे याद है कि उस समय जब वोट गिने गए थे तो एनसीपी के वोट भी कुछ मिले थे, और इतना ही नहीं, कांग्रेस के वोट भी कुछ मिले थे, तब जाकर के 59% तक पहुंचे थे। तो इस तरह की स्थिति बनती है। इस बार भी हमने देखा कि जो विपक्ष का उम्मीदवार है वो उन्होंने कई जगह पर जाकर के, बिहार में जाकर के उन्होंने कहा, इसके अलावा आंध्र में जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे जो है सत्ता पक्ष से भी वोट मिलेंगे, और उन्होंने तो जीतने की बात भी कही है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो बता रहे थे जिस प्रकार कि 447 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और कुछ दो दलों ने ये तय किया कि वो वोट ही नहीं करेंगे। 3 दलों ने मिला, अकाली दल ने भी कर दिया, तो 3 दल तो वोट ही नहीं कर रहे हैं। तो वो जितने वोट नहीं कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं थे, तो वो विपक्ष के साथ एक मान के चलिए, तो विपक्ष के वोट उतने घट गए, तो ये जीत और आसान हो गई। तो इस बार मुझे लगता है कि नतीजा हमारे सामने ही है। और आपको ये याद कराना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का पहला राष्ट्रपति भी तमिलनाडु से था, और अब अगर सीपी राधाकृष्णन जी जीतते हैं तो वह भी तमिलनाडु के होंगे। जी बिल्कुल, अजय सेतिया जी बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार सुबह से ही। मनोज जी, चूंकि हम जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, मतलब एक ऐसा शख्स या एक ऐसा पद जो एक साथ 2 अहम बड़ी जिम्मेदारियां निभाता है। तो ऐसे में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दोगुनी, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते भी राज्यसभा के प्रति उनका उत्तरदायित्व और उनके काम और उनका जो उसको लेकर जो उनके अधिकारक क्षेत्र हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनके कार्यों को मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और पदेन सभापति भी राज्यसभा के। देखिए अमृता जी, बिल्कुल, क्योंकि आपने जो सवाल किया है वो बड़ा ही रिलेवेंट है, क्योंकि आज हम जब किसी भी पद का सृजन करते हैं तो आज जो उपराष्ट्रपति पद का जो हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो 1952 अधिनियम है, उसका जो आर्टिकल 4 है उसके तहत इसको एग्जीक्यूट किया गया, और उसमें बड़ा ही सिलसिलेवार हर कार्य को वर्णन किया गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो राज्यसभा अपर हाउस होता है हमारे पार्लियामेंट का, और उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आप देखिए, हम इस देश में जब भी कोई बिल लेके आते हैं या कोई भी कानून बनाते हैं तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का ही बड़ा ही एक कोऑर्डिनेशन, उसमें डिस्कशन डिबेट होता है। आप कोई सदन या हाउस एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकता।
होता है। और ये भी हम जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता है। लेकिन लोकसभा में क्या है कि वहाँ पे हम जब टेन्योर पूरा करते हैं, चुनाव में जाते हैं, लेकिन राज्यसभा हमेशा से एक अस्थायी सदस्य है। तो इसमें उपराष्ट्रपति पद का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उनकी जो भूमिका है वो संविधान ने बड़े ही तरह तरह से अलग अलग फ्रेमवर्क में दे रखा है कि किस तरीके से हमारे जो भी, चूंकि कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी दल का नहीं होता, तो किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन बना के चलें, जो सरकार का जो मूल एजेंडा है उसको हम कैसे राज्यसभा में उसको पारित कराएं और किस तरीके से सुचारू रूप से हम संसद का डे बाय डे का जो प्रोसेस है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको हम एग्जीक्यूट करें। तो उसमें उपराष्ट्रपति पद का जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखिए कभी कभी इस तरीके का आपको सदन में क्लासेस दिख जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं और विपक्ष का एक अपनी भूमिका है और लोकतंत्र को अगर मजबूत हमें रखना है तो विपक्ष का भी होना जरूरी है। लेकिन उस स्थिति में उपराष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट तो सदन में इंटरवेन नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से राज्यसभा में उनका इंटरवेंशन होता है, तो हमें किस तरीके से हमारे कौन से इश्यूज हैं, कौन से बिल हैं जो जनहित में हैं और जो बिल्कुल कहीं से बायस्ड ना हो, तो ये भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि और अभी तक का जो इतिहास रहा है भारतीय संसद प्रणाली में, तो उपराष्ट्रपति पद का जो एक गरिमा है वो डे बाय डे मजबूत हुआ है। चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, उसने अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, पॉजिटिव निर्वहन किया है, और उसी के कारण आज हम इस चीज़ को एक संविधान के तहत आज हम इसको एक्जीक्यूट कर पा रहे हैं और 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। एक मैं इसमें एक घटना आपको याद दिलाना चाहूँगा, चूँकि अभी हमारे जो पूर्व वक्ता जो बता रहे थे कि देखिए 1969 में जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी ने के जो कैंडिडेट थे, उस समय वहाँ पे इंदिरा गांधी के जो समर्थित उम्मीदवार थे जो बीबी गिरी, वो चुनाव उस समय उनको डिफीट हुआ था और बीबी गिरी चुनाव जीत के आए थे। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी जो सत्ता में जो दल थी उसके कैंडिडेट नहीं जीत पाए और जो विपक्ष में दल था वो जीत के आए। तो ये भी एक तरीके का इंसिडेंट रहा है इस भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। लेकिन उसके बाद से ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे डिफरेंट कोई जीत के आया हो। तो ये दिखाता है कि हमेशा से लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है या जो दल सत्ता में होता है उसका उपराष्ट्रपति चुन के आता है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया भी कि जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्यसभा के सभापति चूंकि वो पदेन होते हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेकर चलना, देश हित के मुद्दों पर दोनों की बातों को सुनना और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो आज सुबह 10 बजे से ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे इसका निर्णय आज ही हो जाएगा। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलनी है, लेकिन जिस तरीके से गति चल रही है मनोज जी वोटिंग प्रक्रिया की, लग रहा है कि बहुत पहले ही जो है ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट के साथ ही मतदान की जो आज की शुरुआत है वो हुई है। इसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, सोनिया गांधी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला है। लगातार वोटिंग की जो ये प्रक्रिया है लगातार चल रही है। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जो हमने कहा चूंकि ये गुप्त तरीके से मतदान होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार, जो क्रॉस वोटिंग की संभावना है वो भी हो जाती है, पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा भी है। इस क्रॉस वोटिंग का किस तरह से असर पड़ता है या पड़ सकता है, या क्या पिछले चुनावों में इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो देखने में आते हैं? हाँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है जी। दो बातें, आपके वाला प्रश्न और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा भी एक और एसोसिएटेड प्रश्न का आंसर दूंगा जी। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे हमारे जो आपस में जो बातचीत होती है वो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के होती है। तो जैसा एग्जांपल पहले भी हमारे मित्र दे रहे थे कि कई बार ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि और आइडियोलॉजीज के साथ और सोच के साथ, जो कि पॉलिटिकल सोच दूसरी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी दूसरी हो सकती है, पर उसके साथ उसका समन्वय है, उसके साथ वो बातचीत करता रहता है, उसके साथ उसका उठना बैठना है, चाय पीना है, तो वो ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार के लिए तय किया जाता है जो कि अक्रॉस द लाइन सारी पार्टीज में पसंद किया जाए,
तो ये जो चीज होती है वो शायद बहुत ही मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र का काम करती है। कई बार ऐसा होता है पार्टियों, कई बार आपने अभी एक एग्जांपल एक और आया था, मनोज जी ने भी दिया कि ऐसा भी हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है पर आपका कैंडिडेट हार गया। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण शायद मुझे लगता है कैंडिडेट या ओवर कॉन्फिडेंस रहा होता है, कहीं ना कहीं रणनीति में बनाने में, कई बार सदस्य चुनने में, कई बार कैंडिडेट चुनने में कुछ खामी रह जाती है। भाई हम तो जीते जिताए हैं, नंबर तो हमारे पक्ष में है, सरकार हमारी है। तो इस तरह की जो रणनीति है मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कैंडिडेट को चुनने में, और वो ही शायद क्रॉस वोटिंग का आधार बनती है कि आप मेरे परम मित्र हैं, मैं क्रॉस द लाइन आके आपको वोट करूंगा। मैं क्योंकि मेरे संबंध उस पार्टी में भी है, मैं अपोजिशन में हूं, आपने मुझे स्टेट में हराया हुआ है, मैं बीजेडी के लिए कह रहा हूं, ये बीजू जनता दल के लिए आप मुझे स्टेट में परास्त करके आए हैं। पिछली बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने आपके धनखड़ जी को बहुत बढ़िया तरीके से आपके एक्सक्लूसिवली अपने सारे एमपीज के वोट दिलवाए थे, पर इस बार मैं बाहर रहूंगा, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है उसमें। तो क्रॉस द लाइन जो है ना, वो इलेक्शंस में जो क्रॉस वोट्स होते हैं वो दूसरी पार्टी को, जिस पार्टी का सदस्य है दूसरी पार्टी के सदस्य को या वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। शायद उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके, पॉलिटिकल पार्टी का डे टू डे प्रोसीडिंग्स को लेके, उनको लेके शायद उसको आत्मनिरीक्षण और मुझे लगता है चिंतन करना चाहिए पार्टी को कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति दूसरे वाले एनडीए के खेमे में कैसे चला गया और वाइस प्रेसिडेंट को जितवाने में क्रॉस वोटिंग उसने क्यों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको कि राज्यसभा नाम क्यों दिया गया जी। मैं अभी देख रहा था 1954 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी संसद में हो पाए, इसलिए अपर उसको स्टेट कहा गया। अपर जो है उसको अपर हमने जो ऊपरी वाला, ऊपर वाला, उच्च वाला उसको आसन दिया, जबकि लोकसभा उससे नीचे में आती है। लोकसभा पूरे देश के लिए व्यापक कानून बनाती है, परंतु फिर आपको ध्यान होगा बिल जो है राज्यसभा में इसलिए जाते हैं क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्टेट्स का जो ध्यान रखती है, उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। इसीलिए देखिए हमारी ब्यूटी देखिए कि हमारे यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में हमारे पास जो है वो सेंट्रल कानून और सेंट्रल बिल पास होते हैं, पर साथ में उनको पास करने के लिए राज्यसभा में ही वो बिल जाते हैं, जिसके कि स्टेट्स के मानवाधिकार, स्टेट्स की जो है इंग्रेडिएंट, स्टेट्स के प्रिंसिपल, स्टेट्स के लिए भी चिंता की जाए। तो वो बिल ऐसा तो नहीं है कि पूरे व्यापक रूप से देश के लिए तो फायदेमंद है, परंतु स्टेट्स को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो आपस में स्टेट्स का और सेंटर का कोऑर्डिनेशन, जो हमारी ब्यूटी, हमारी बैकबोन है हमारी पार्लियामेंट की और हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको समन्वय बिठाने के लिए इसका नाम राज्यसभा दिया गया। बिल्कुल, और ये हमारे फेडरल सिस्टम की बहुत बड़ी खूबसूरती भी है। संजीव जी आपने ठीक कहा, और जैसा कि आप कह रहे थे कि राज्यसभा जो है वो एक तरह से करेक्टिव मेजर्स अपनाती है, गार्जियनशिप की भी भूमिका में, उसको उच्च सदन कहा जाता है और उसकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं गार्जियनशिप की भूमिका में भी देखी जाती है। संजीव जी ठीक कह रही हैं, गार्जियनशिप इसीलिए कहा जाएगा, गार्जियन शब्द अपने आप में अभिभावक जी, इसीलिए आपने देखा होगा कि उसको चुने हुए सदस्य जो कि आम व्यक्ति, कोई बहुत अच्छा एंकर है, कोई बहुत अच्छा एडवोकेट है, कोई बहुत अच्छा जज है, कोई बहुत अच्छा आपने देखा होगा नॉमिनेट किया जाता है, खिलाड़ी है। तो इन सब की जिससे कि अलग अलग क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन हो पाए तो उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब संसद में पूरा सदन बैठता है तो एक व्यंगम दृश्य नजर आता है कि एक तरफ प्योरली पॉलिटिकल लोग हैं जिनको कि जितवा के दिलों में राज करने वाले लोग ऊपर आते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि उनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया, और वही समन्वय बिठाने का काम करता है आपस में दोनों सदनों का, और देश को एक बार से फिर से, अब जैसे थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, फोर्थ इकोनॉमी की, तो देश जो है प्रोग्रेस कर पाता है जब हर तरह के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये मुझे लगता है कि अब देखिए मैं थोड़ी सी बात आपको और कहना चाह रहा था, क्योंकि जब भी वाइस प्रेसिडेंटशिप की बात होगी तो प्रेसिडेंट क्योंकि पहले संवैधानिक फर्स्ट सिटीजन है, तो उनका नाम ले जाना बहुत ही मुझे लगता है साकार रहेगा। और ये हेड्स ऑफ करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का, जिन्होंने ऐसे, मुर्मू जी एक तो महिला, वो भी ट्राइबल महिला,
संथाल जिले से आने वाली ऐसी महिला, बिल्कुल कॉमन घर से निकल के उनको प्रेसिडेंटशिप के लिए मौका दिया गया। आज तक आप देखिएगा प्रेसिडेंट हमारे एडवोकेट, अभी हमीद अंसारी जी की बात हो रही थी, हमीद अंसारी जी ने जो किया वो अलग हो सकता है, पॉलिटिकल थॉट्स हो सकते हैं, आईएफएस थे, राजदूत थे, और ऐसी शंकर दयाल शर्मा जी थे तो पॉलिटिकल पार्टी से। तो मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्य करने वाले लोग जो हैं, जो अलग से समाज में एक ऐसा नेतृत्व करने वाले और साधारण घर से एक महिला को निकाल कर लेकर आना, ट्राइबल महिला को, एक बहुत बड़ा कार्य है जो भारतवर्ष को एक दोबारा एक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, जिस देश के लिए, जिस बात के लिए भारतवर्ष जाना जाता है, वो भारतवर्ष का जब आत्मा जो है वो ये है, वो आत्मा जो कि हमारी जो है वो मां महिम मुर्मू जी को देखकर नजर आता है। जब वो बोलती हैं, जब वो चलती हैं, तो एक पूरा भारतवर्ष का एक जो है ना एक नया दर्शन जो परिलक्षित होता है महिला के साथ साथ। तो ये मैं कहता हूं कि इस तरह की जो सोच होती है तो देश अलग जगह प्रोग्रेस करता है। एक बात और मैं कहूंगा राधा कृष्णन जी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली आपको ये इतने करोड़ों लोग देखने वाले जो हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रखते हैं। तो राधा कृष्णन जी के जीतने के बाद, जो अभी निश्चित नहीं है, अभी देखेंगे क्या होगा, 5 बजे तक इलेक्शन है जी। अगर मान लीजिए जीतते हैं, वैसे तो दूसरे कैंडिडेट भी साउथ के, तो साउथ की पॉलिटिक्स में एनडीए को, अगर एनडीए जीतता है तो एनडीए को, एनडीए ब्लॉक जीतता है तो मुझे लगता है उनको एक जबरदस्त एंट्री मिलने वाली है कि हाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भी है, हमारी चिंता भी है, ये भी सब होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि साउथ से एक रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली है। 6 बार दक्षिण भारत से देश में अब तक 14 उपराष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन 6 बार जो हैं वो दक्षिण भारत से हुए हैं। आज यानी कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव का एक और मुकाबला है और अब तक 6 बार दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। और संयोग देखिए, इस बार भी जो 15वें उपराष्ट्रपति चुने जाने हैं वो भी दक्षिण भारत से ही होंगे। अजय सेतिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम लगातार उपराष्ट्रपति चुनाव की इम्पोर्टेंस को लेकर, उसके प्रोसेस को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर बात कर रहे हैं। इसका जो चुनाव है वो भी थोड़ा अलग है, गुप्त मतदान है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, व्हिप जो है वो लागू नहीं होता, तमाम चीज़ें। आपसे हम समझना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो ये चुनाव है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो बाकी चुनावों से कैसे और क्यों अलग हो जाती है? नहीं, ऐसा है ना कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव तो सारा देश करता है, सारी देश की असेंबलीज करती है, पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट की दोनों लोकसभा और राज्यसभा करती हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही करते हैं, इसलिए ये एक तरह से अलग है। प्रेसिडेंट का चुनाव असेंबलियों से होना, पार्लियामेंट से होना, और फिर प्रधानमंत्री का चुनाव जो है पूरे देश के सांसदों से होना, और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा से होना, ये खूबसूरती से बनाया गया लोकतंत्र है, जिसमें सारे सबको सब जगह पर जो है अहमियत दी गई है और उनका एक रिप्रेजेंटेशन आकर के आए, ये एक धारणा लेकर के संविधान में। मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर अंबेडकर ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए और फिर उसकी क्या भूमिका हो, इसको लेकर के सारा ड्राफ्ट तैयार किया, और संविधान सभा में जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें सहमति बनाई। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थॉट नहीं थी, वाइस प्रेसिडेंट की थॉट बाद में आई थी। तो फिर वो चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दे दी गई, ड्यूल जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये जो संयोग आपने अभी बताया ना कि पहला उपराष्ट्रपति जो थे वो भी साउथ से थे, और अगले जो अभी होने वाले हैं वो तो साउथ से ही होने वाले हैं, भले ही राधा कृष्णन जी हो या सुदर्शन जी हो, होना तो साउथ से ही है इस बार। लेकिन इस बार जो लग रहा है कि सत्ता पक्ष जीतने वाला है, अभी मनोज जी ने एक उदाहरण दिया था वीवी गिरी का, तो वो एक राष्ट्रपति का चुनाव था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त इंदिरा गांधी तोड़ना चाहती थी, कांग्रेस पर कब्जा करना चाहती थी। कांग्रेस ने वीवी गिरी को उम्मीदवार बनाया था अपना, उनको नीलम संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया जाए, हालांकि प्रपोजल खुद इंदिरा गांधी का था और इंदिरा गांधी ने ही उसके प्रपोजल पर सिग्नेचर किए थे, सबमिट किया था उम्मीदवारी के तौर पर। लेकिन इंदिरा गांधी क्योंकि जो उस वक्त पार्टी थी उसको उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, इसलिए अपना प्रभाव दिखाने के लिए और पार्टी को नियंत्रण में लेने के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार वीवी गिरी के तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया था। तो वो एक अलग बात हुई, स्वतंत्र जीते हुए एक पहले राष्ट्रपति हैं और आखिरी होंगे मुझे लगता है, इसके बाद शायद स्थिति पैदा नहीं होगी। वो एक स्वतंत्र निर्दलीय जीते हुए राष्ट्रपति हमारे रहे। तो वाइस प्रेसिडेंट का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि कभी ऐसा मौका आया नहीं कि विपक्ष का उम्मीदवार जीता हो।
जी। इस बार तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है, काफी बड़ा अंतर है, 100 सीटों से ज्यादा का करीब करीब अंतर है। तो राधाकृष्णन जी के बनने की संभावना काफी है। और आप ये देखिए कि पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी राधाकृष्णन था, वो भी तमिलनाडु से थे। इस बार भी नाम राधाकृष्णन ही होगा, संयोग है, और वो तमिलनाडु से ही होंगे। और मुझे याद आता है कि जब उनको उम्मीदवार बनाया गया, उस समय उनकी मां ने कहा था कि मैंने इनका नाम राधाकृष्णन क्यों रखा था, क्योंकि मेरे मन में था कि राधाकृष्णन जैसे ये आगे जाकर के बने। और ये एक माँ का आशीर्वाद देखिए कि आज स्थिति पैदा हो रही है कि वो उस जगह पर पहुंच रहे हैं। और तीन दलों ने बहुत आसान कर दिया है इस मुकाबले को। बिजू जनता दल ने, केसीआर की पार्टी बीआरएस ने और अकाली दल ने अपने आप को अलग करके, अब तक ये माना जा रहा था कि ये एनडीए की पार्टियां नहीं हैं तो इनका देर सवेर जो है विपक्ष के साथ जाएंगी। एक दो बिलों पर जो पीछे हुआ है उसमें ये विपक्ष के साथ गई भी हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार इन तीनों दलों ने तटस्थता अपनाई है, उससे आने वाले भविष्य में ये भी हमें लग सकता है कि ये तीनों दल आज कल परसों ऐसे करके कभी भी एनडीए के साथ आ जाएं। तो ये भी एक संभावना इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में बनी है, नए कॉम्बिनेशंस की लोकसभा और राज्यसभा में। बिल्कुल, आप जिन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं वो हो सकता है। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया, राधाकृष्णन 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वो सोवियत संघ के राजदूत का कार्यकाल पूरा कर इस पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे और 1957 में वो दूसरी बार निर्विरोध चुने गए और 1962 में वो राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचे थे। मनोज जी, हमने देखा कि 2007 एक ऐसा मौका था जब 3 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ था। उपराष्ट्रपति चुनाव में पहली बार 3 प्रत्याशी उस समय मैदान में थे। 2007 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की ओर से हामिद अंसारी जी थे, एनडीए की ओर से नजमा हेपतुल्ला मुकाबले में थी। लेकिन तत्कालीन सपा के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राशिद मसूद को उम्मीदवार बनाया था। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पिछले कई चुनावों में आमतौर पर 2 उम्मीदवार उतरते हैं, कई बार निर्विरोध भी चुन लिया जाता है सब सर्वसम्मति से, कि या फिर कि चुनाव मैदान में खड़ा करना है, इसके लिए भी एक कैंडिडेट उतार दिया जाता है। तो क्या इस तरीके से इसकी भी कोई क्या संख्या है, या फिर 2, 3, 4, 5 जो पार्टियां अगर चाहें तो अपने कैंडिडेट उतार सकती हैं? मुझे लगता है ये भी हमारे दर्शकों को समझने की ज़रूरत है। देखिए अमृता जी, बिल्कुल, क्योंकि जो भारतीय लोकतंत्र है और ख़ास करके उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इसमें कितने भी लोग कंटेस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ उसमें उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय की गई है कि 35 साल से 35 ईयर से उनका 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए एज, और वो किसी लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, और अगर वो किसी सदन के सदस्य हैं तो अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी जी। दूसरा, चूंकि आपने जो सवाल किया कि आपने एग्जाम्पल दिया कि 3 उम्मीदवार एक बार खड़े हुए थे, तो देखिए 2007 में बेसिकली क्या है कि ये देश जो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एक वोट बैंक हैं। और अभी भी आज का जो चुनाव है बेसिकली साउथ बनाम साउथ हो रहा है, तो इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि एनडीए ने खास करके कोशिश की एक समन्वय बैठाने की, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही रिजल्ट ये कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन विपक्ष बिल्कुल शांत रहा और लास्ट मौके पे उन्होंने साउथ से ही एक पूर्व मुख्य जस्टिस को, चीफ जस्टिस को ये लोग कैंडिडेट बनाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो एक हर पॉलिटिकल पार्टी की जो मंशा है वो है अपने वोट बैंक को और ख़ास करके उस एरिया को हम किस तरीके से साधने का प्रयास करें, इस तरीके के कैंडिडेचर देखें। उसी प्रकार से जैसे आपने बताया कि मुलायम सिंह ने भी उस समय, आप देखिए तीनों जो कैंडिडेट थे, इवन बीजेपी ने भी नजमा हेपतुल्ला को खड़ा किया, कांग्रेस ने हामिद अंसारी को खड़ा किया और इन्होंने एक रशीद किदवई को खड़ा किया। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे भी एक जो खास करके जो मुस्लिम अपीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का था उसको ध्यान में रख के उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे हैं कि आज तक जो भी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो सारे सत्ता दल जो दल रही है उसी के कैंडिडेट चुने गए हैं और इस बार भी वही होने जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने के पास एक अच्छा मौका था कि इस पद पे चुनाव न करा के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से लेके, क्योंकि उन्हें पता था, पहले से ही सबको पता है कि नंबर्स उनके साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने, सबको पता है कि साउथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें तमिल, आंध्रा और तेलंगाना ये जो आता है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करने के लिए इन लोगों ने उसको काउंटर देने के लिए इस तरीके का उम्मीदवार उतारा जिससे कि
कि एक साउथ के बीच में एक मैसेज जाए। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखती है कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कैंडिडेट के द्वारा भी, और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उसका बेनिफिट तो ऑब्वियस मिलता ही है, और अगर हम कैंडिडेट बनाते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में एक मैसेज देने के लिए इस तरीके के उम्मीदवार को उतारते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो चहल पहल वहां पर दिखाई दे रही है संसद भवन परिसर से, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सांसद अपने अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की ये प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक जिसे चलना है। मतदान की समाप्ति के बाद परिणाम की घोषणा होगी। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं, और इस दौरान राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी वोट डालते हैं। और इस संबंध में महत्वपूर्ण ये भी है कि व्हिप जारी नहीं होता और गुप्त मतदान होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है, 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और वोटों की गिनती शाम को की जाएगी। शाम को ही यानी कि आज ही परिणाम जो है वो घोषित हो जाएगा। हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होगी। ऐसा ना करने पर वोट अमान्य होगा। हर वोट का मूल्य एक समान होगा। आपको बता दें 2017 में ऐसा हुआ था कि 11 और 2022 में 15 वोट अमान्य भी हुए थे। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। अजय सेतिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, और चूँकि हम इसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शक ये ज़रूर समझें कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, देश के सर्वोच्च दूसरे पद के, संवैधानिक पद का, महत्वपूर्ण पद का एक ऐसा पद, उपराष्ट्रपति जो शख्स होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी है। जिम्मेदारियाँ महत्वपूर्ण हैं, उनके कार्य महत्वपूर्ण हैं, उनका पद महत्वपूर्ण है। इनके जो पूरा चुनाव का जो प्रोसेस है, गुप्त मतपत्र और संक्रमणीय मत प्रणाली, इससे लोकतंत्र को कितनी मजबूती मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को भी हम समझना चाहेंगे कि अगर इसको इसमें इंक्लूड किया गया है संविधान के तहत तो किस लिए किया गया है और इससे किस तरीके से हमें मजबूती मिलती है इस चुनाव को। बिल्कुल ठीक सवाल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब ये संविधान सभा में तय किया गया कि उप सभापति का काम भी, राज्यसभा के उपसभापति का काम भी उपराष्ट्रपति देखेंगे, तो एक ऐसा व्यक्ति हो, जैसे लोकसभा में भी माना जाता है कि स्पीकर बनने के बाद वह निष्पक्ष हो जाता है, वह दल का सदस्य नहीं रहता और दल की मीटिंगों में हिस्सा भी नहीं लेता। एक आध घटना हुई है, उसको एक छोड़ दें हम, तो इसलिए संविधान सभा के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई कि किस तरह का चुनाव हो कि वह सभी दलों को साथ लेकर के चल सके। इस तरह के लिए जरूरी ये है कि व्हिप शामिल ना हो, ये ना माना जाए कि इस दल ने व्हिप जारी करके अपना उम्मीदवार जिता लिया। इसलिए स्वतंत्र रहें, सब स्वतंत्र रह करके वोट डालें, जो उनको अच्छा लगे उसको वोट डालें, जो उनको लगे कि ये समन्वय कर सकता है राज्यसभा में, अच्छा विपक्ष का भी ख्याल रख सकता है, तो वो उनको वोट डालें। तो इसलिए कोई व्हिप वगैरह की व्यवस्था उसमें नहीं की गई और इसलिए ये कहा गया कि ये एक तरह से गैर दलीय चुनाव है जिसमें दलीय राजनीति नहीं होगी, तो इसलिए इसको रखा गया। एक सवाल आपने बहुत पहले अभी मनोज जी से बहुत बढ़िया सवाल पूछा था 2007 के चुनाव का जी, तो इसके दो पहलू हैं। अभी मनोज जी ने बताया कि एक मुस्लिम टारगेट वोट टारगेट उनका था, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो उस समय मुलायम सिंह को साथ नहीं लिया गया था जी। मुलायम सिंह यूपीए में शामिल नहीं थे, सरकार में शामिल नहीं थे, तो उनको अपनी आइडेंटिटी भी साथ दिखानी थी और कांग्रेस को मायावती और मुलायम सिंह में संतुलन बना करके चलना था, जिसको जिसकी जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए उनको अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखनी थी। वो विपक्ष में शामिल नहीं थे, वो सत्ता पक्ष में शामिल नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपना अलग से एक उम्मीदवार खड़ा किया था। लेकिन 2008 में क्या हुआ, 2008 में जब भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि करी तो उस न्यूक्लियर संधि में कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया। कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिरने की स्थिति में थी, तब मुलायम सिंह फिर यूपीए में शामिल हुए, मुलायम सिंह ने समर्थन दिया, तब सरकार बची। तो अगर ये 2007 की घटना अगर न्यूक्लियर 2007 में होती तो उनका उम्मीदवार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो फिर उस सरकार के साथ होते, लेकिन वो 2008 में जाकर के सरकार के साथ आए। तो इसलिए ये भी उस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि अपना एक पार्टी का अलग से स्टैंड, अलग से अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी उम्मीदवार खड़ा किया जाता है और ऐसी घटना 2007 में हुई।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की अजय सेतिया जी, और मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव उनियाल जी भी हैं। संजीव जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जाता है कि जो ये चुनाव है उपराष्ट्रपति का, वो लोकतांत्रिक परंपरा की परीक्षा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति है या फिर वो राज्यसभा के सभी पदेन सभापति हैं, किसी पार्टी के नहीं होते, इसलिए वो एक तरीके से जो उनका चुनाव है शायद उसमें इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लोकसभा के सांसद भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, मनोनीत भी हैं, गुप्त मतदान है, व्हिप जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए मैंने पहले वाले सवाल से ये समझने की कोशिश की गई थी कि ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है वो इस तरह की क्यों अपनाई गई है। वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लोकतांत्रिक परंपरा की परीक्षा इसे कहा जाता है। हम समझना चाहेंगे कि ये कैसे है। संजीव जी। ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपने बात कही है, और पॉलिटिक्स में भी और हमारे लॉ में भी कहा जाता है कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जी बिल्कुल। जिनको लाइंस के बीच में पढ़ना आता है वो बहुत अच्छा एडवोकेट माना जाता है। लेजिस्लेचर्स ने एक कानून बनाया, उस कानून में लकीर के फकीर जो लोग हैं वो मुझे लगता है कि एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट मतलब है जो कि हु रीड्स बिटवीन द लाइन। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स भी बड़ी शार्प है, आपको पता है जी। तो आपने जो बात कही, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। आपके लाखों और बड़े करोड़ों दर्शक बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल जो है क्लास देखा करती है आपके टीवी को। और संजीव जी, आप बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छे से पढ़ और समझ लेते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी है। नहीं, ये ईश्वर कृपा है मां सरस्वती की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऑल्दो ये आपको क्रॉस द लाइन, और विप कोई पार्टी दायर नहीं कर सकती, विप कोई भी पार्टी नहीं बता सकती, दिशा निर्देश नहीं दे सकती अपने एमपीज को कि आपने इस फला व्यक्ति को ही वोट देना है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपकी आइडियोलॉजी का व्यक्ति ही वहां पर आ सकता है। इसका लाइव एग्जांपल हमने धनखड़ जी के साथ देखा। जब धनखड़ जी ने अपनी हेल्थ ग्राउंड्स पर 67A अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, उसमें उनको पूरी तरह से अधिकार है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। उनको हेल्थ ग्राउंड्स पर बहुत सीनियर एडवोकेट रहे हैं, SCBA के हमारे साथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। तो अपने आइडियोलॉजी का एक कैंडिडेट चुनना और लोकतांत्रिक चीजों को उसके साथ अटैच करना, और जबकि लिखा हुआ है कि आप विप जारी नहीं कर सकते क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है, तो आपको ये सब जो हिडन चीजें हैं आप देख सकती हैं कि अगर ऐसा नहीं था तो उनके रिजाइन करते ही सारे कांग्रेस के लोग क्यों उन पर अटैक करने लगे, उनके साथ जाके क्यों खड़े हो गए, बीजेपी पे क्यों अटैक करने लगे, सारे जो है कम्युनिस्ट जो है उनके साथ जाके क्यों खड़े हो गए, केजरीवाल जी और संजय सिंह का क्या प्यार उमड़ा अचानक कि वो उनके साथ उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें हैं जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो है कहीं ना कहीं। संजीव जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा रुकावट आ रही है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे क्योंकि ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। डॉक्टर मनोज, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूँगी, उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की परीक्षा हम कह रहे हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे चुनाव प्रोसेस में और प्रक्रिया अपनाई गई है, वो किस तरीके से इस चुनाव को बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक, डिफरेंट और एक परीक्षा के तौर पर जो है वो पेश करती है? देखिए, बेसिकली ये जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, ये ऑब्वियस है कि जो भी सत्ता दल जो होता है वो हमेशा से कोशिश यही रहता है कि हम किस तरीके से अपने उम्मीदवार को लेके आए। और इसमें हम सब जानते हैं क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल मैंडेट या कोई सिंबल नहीं होता है, और ये बिल्कुल ही एक तरीके से सारे सदस्यों को फ्रीडम रहता है कि हमें कहाँ पे किसको वोट करना। और इसमें क्रॉस वोटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें आप पता भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी नहीं करती। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें अगर किसी सदस्यता का अगर सदस्य का किसी तरीके से अगर उसमें कानूनी प्रावधान आता है तो उसमें उपराष्ट्रपति पद की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें इसे सदस्य रखना है या बाहर करना है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब किसी बिल पे वोटिंग होता है, उस वोटिंग में अगर जब बिल्कुल इक्वल
वोट आ जाता है तो उसमें उपराष्ट्रपति का जो भूमिका है वो, क्योंकि वोटिंग देने का उसको राइट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा चूंकि एक उच्च सदन है, अपर हाउस है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल लाए जाते हैं, और उस बिल में अगर किसी भी तरीके का अगर कुछ इस तरीके का मिसहैपनिंग होता है तो उसमें उपराष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए सत्ता पक्ष हमेशा से चाहता है कि हम किसी भी तरीके से उस पद को अपने साथ रखें, जिससे कि सरकार चलाने में सुचारू रूप से भूमिका निर्वहन कर सके। और उपराष्ट्रपति पद बेसिकली रूल के द्वारा चलता है। अभी आपने जो बिटवीन द लाइन की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ सब कुछ रिटन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अनरिटन है, क्योंकि यहाँ पे हर लोग कानून के अनुसार ही काम करता है। और जो हमारा संविधान में जो राइट्स दे रखे हैं उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों में जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सदन के लिए। और हम सब जानते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, और जिस प्रकार से हम चुनाव को एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, और इस चुनाव के माध्यम से बहुत सारे मैसेजिंग होते हैं जो नीचे ग्राउंड स्तर तक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती में चुनाव का होना, और हम देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि भारत के जितने नेबर कंट्रीज़ हैं, देखिए पाकिस्तान भी भारत से ही निकला हुआ राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी कितना वीक हो चुका है। आप बांग्लादेश में भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति रही, अभी नेपाल में कल की जो घटना है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों से भारत को सबक भी लेता है, और टाइम टू टाइम इस चीज़ को और किस तरीके से मजबूती प्रदान करता है। और अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से इस चुनाव को लेके सबसे पहले आके मतदान किया, तो मुझे लगता है कि ये एक पूरे देश को एक मैसेज है, और लोकतंत्र की मजबूती में एक बहुत ही अहम कड़ी के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है और उसका जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और एक स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि हम अपने लोकतंत्र को और आगे लेके जा सकें। जी बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया है। अजय सेतिया जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ, अब तक आवाज़ पहुंच रही है? जी अजय जी, चूंकि जनता जो है वो डायरेक्ट इसमें जो है उसकी भागीदारी नहीं होती, अगर मैं कॉमन लोगों की बात करूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव उनके लिए भी, जबकि वो सीधे वोट नहीं डालते, लेकिन हाँ उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकसभा के सांसद हैं वो ज़रूर इस चुनाव में वोट डाल रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद वोट डाल रहे हैं, मनोनीत सांसद भी वोट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जनता के लिए महत्वपूर्ण है, हर आमो खास के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? कोई तो नहीं। अजय जी, आप तक आवाज आ रही है? प्रोटोकॉल के हिसाब से जी देश का दूसरा पद है। पहला प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से ऊपर है ये पद। तो ये जो अभी बात आपने करी कि व्हिप जारी नहीं होता है इसमें, और इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना होती है, ये क्रॉस वोटिंग की संभावना रखने के लिए ही ऐसा किया गया है कि वे क्रॉस वोटिंग करना चाहे तो करें, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चुने जो राज्यसभा को इस ढंग से चला सके कि वो दलीय आधार पर न चलाए। हालांकि हमने देखा है कि एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए जिनका किसी दल के साथ कोई संबंध नहीं था। तो इसके अलावा हम देखें डॉक्टर राधाकृष्ण हो या हिदायतुल्ला हो या भैरव सिंह शेखावत हो या शंकर दयाल शर्मा हो, दलीय राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, अपने पार्टी में भी पदों पर रहे, अपनी पार्टी के सरकारों के मुखिया भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, और भी पदों पर रहे, अपनी सरकार की तरफ से बनाए गए राज्यपाल भी रहे। इसके बावजूद कहा यह गया कि सभी दल ऐसा उपराष्ट्रपति चुने जो उनको लगता हो कि सदन को बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर चला सकता है। अब देखिए कि सत्ताधारी दल का हमेशा वाइस प्रेसिडेंट बना, लेकिन इसके बावजूद सत्ताधारी दल ने इस बात का ख्याल रखा कि जिसको भी वो उम्मीदवार बना रहे हैं उस उम्मीदवार की छवि ऐसी हो कि वह दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके काम कर सके। चाहे इससे पहले हमारे वेंकैया नायडू जी थे, वो तो मंत्री थे, मंत्री से सीधे ही बना दिए गए। तो इससे पहले भी कई मंत्री सीधे जो है हिदायतुल्ला जैसे हिदायतुल्ला नहीं सॉरी शंकर दयाल शर्मा, और सीधे ही मंत्री से उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये होने के बावजूद उसकी छवि व्यक्ति की कैसी है, ये हमेशा राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल, खास तौर पर विपक्ष भी ये ध्यान रखता है कि उसका जो उम्मीदवार हो उसकी छवि ऐसी हो कि वह कट्टर राजनीतिक व्यक्ति उस ढंग से ना हो, अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ।
तो वेंकैया नायडू ने जिस प्रकार संचालन किया बहुत बढ़िया, उसकी बेहतरीन उसकी तारीफ की गई। और भैरव सिंह शेखावत के समय तो मुझे वो अच्छी तरह याद है कि भैरव सिंह शेखावत जितना सरकार को, अपनी ही सरकार को परेशान करते थे राज्यसभा में, एक काउंटर क्वेश्चन, एक विपक्ष के किसी सांसद ने क्वेश्चन किया तो उसका एक और काउंटर क्वेश्चन मंत्री से पूछ लेते थे। तो इस तरह एक ऐसा उपराष्ट्रपति हो जो राज्यसभा का संचालन दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके करे, इसीलिए ये चुनाव में व्यवस्था की गई कि आप जो है क्रॉस वोटिंग करना चाहें तो करिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जो संविधान की दृष्टि से सही हो, जो निष्पक्षता की दृष्टि से सही हो। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल। संजीव उनियाल जी, अगर आप बने हुए हैं तो थोड़ा सा हम इसके लीगल पहलू को भी समझना चाहेंगे कि चुनाव के बाद अगर कुछ ऐसी व्यवस्था आती है जब रिजल्ट जो है वो सही तरीके से अगर डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है या किसी तरह का कोई भी विवाद, तो अनुच्छेद 71 के अनुसार इसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है, हम समझना चाहेंगे कि उसके बाद क्या प्रोसेस हो सकता है। देखिए, इसमें कोर्ट में जाने का तो प्रोविजन रहता ही है, परंतु रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बीच में हमारे एक पार्टिसिपेंट ने और एक जो है उन्होंने बोली थी कि अगर टाई होता है, वैसे तो आपको पता है कि ये एमपी नहीं माने जाते राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो इनके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ऑल्दो ही गवर्न्स, वो जबकि उसके जो है उसको चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। पर कभी जब टाई हो जाता है, जब दोनों तरफ के बराबर वोट पड़ जाते हैं, तो इनके पास वीटो पावर होती है कि ये अपना वोट दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की कभी समस्या आती है तो ये उसमें अपना वोट देकर और किसी भी तरफ जाकर उसको जितवा सकते हैं, उस कैंडिडेट को। ये एक वीटो पावर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जैसे आपने आर्टिकल 70 में कहा कि आपका रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए आपकी जो एक याचिका जो है वो प्रेसिडेंट के सामने जाती है। इलेक्शंस में अगर कहीं कुछ थोड़ी सी दिक्कत आती है इलेक्शन कमिश्नर के बाद, इलेक्शन कमिश्नर के पहली रिप्रेजेंटेशन होती है प्रेसिडेंट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये सब चीजें जाने के बाद अपना अपना पक्ष रखा जाता है, दोबारा से इलेक्शन के लिए बोला जा सकता है। मुझे देखना पड़ेगा कि पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए एक बार मुझे ठीक से देखना होगा। जी इसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको मैं देता हूं। जी सेठिया जी बताइए। इमरजेंसी में संविधान का 39वां संशोधन किया गया और उस 139वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को, प्रेसिडेंट के चुनाव को, लोकसभा स्पीकर के चुनाव को और प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके लिए एक अलग प्राधिकरण बनाया जाए। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अवैध ठहरा दिया और वो संशोधन नहीं हो पाया। उसको जब इंदिरा गांधी के चुनाव का फैसला किया गया तो उस चुनाव के फैसले में जो दो दलीलें थी, एक तो 139th जो है संविधान संशोधन था, सॉरी 39th संविधान संशोधन था, और एक बिल पास किया गया था जिसके मुताबिक जो उनके ओएसडी थे उनका जो इस्तीफा था वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इसी आधार पर था कि उन्होंने इस्तीफा दिया था लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और वो इंदिरा गांधी के चुनाव अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। तो वो भी एक बिल जो है बाद में पास किया गया इमरजेंसी के दौरान और उसको जो है ये कर दिया गया कि उस दिन से उसका इस्तीफा माना जाएगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। लेकिन जो 39वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था। जी अजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। डॉक्टर मनोज, आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति उनका पूरा कार्यभार देखते हैं, पूरी जो एक तरह से उनके रोल में होते हैं, राष्ट्रपति के रोल में होते हैं। उसके अलावा जो उनकी जिम्मेदारियां वो तो हैं ही, जिस पे हम बातचीत कर चुके हैं। इस संवैधानिक व्यवस्था का महत्व क्या है? देखिए अमृता जी, ये जो प्रोविज़न बनाया गया है, ऑब्वियस है कि हम जब कोई भी राष्ट्रपति का पद संविधान का सबसे सर्वोच्च पद है
और जब किसी कारणवश राष्ट्रपति पद पे नहीं रहते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति पद आर्टिकल 65 में प्रोविज़न दिया गया है और वो चार्ज में आ जाते हैं। और उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, इवन ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या चुनाव आयोग का, उसमें उनकी भूमिका बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी समितिज़ जो होते हैं, खास करके राज्यसभा के अंदर जो कमिटीज़ जो होती हैं, जो पार्लियामेंट्रीज कमिटीज़ होती हैं, उसको हम किस तरीके से निर्धारण करें, कौन से विषय को लेना है, उसमें जो संसद सदस्य होते हैं, जो क्वेश्चंस और आंसर का जो सेशन होता है, उसमें किस सवाल पे उनको जवाब देना है, किस तरीके से सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन रखना। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद से, क्योंकि देखिए जब चुनाव होता है तो ऑब्वियसली कि वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में आती हैं, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति पद का वो ग्रहण करते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल एक तरीके से वो एक मतलब बिना पॉलिटिकल पार्टी के हो जाते हैं। और ये हमारे संविधान की बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि उस समय उनके लिए सारे दल बराबर हो जाते हैं और इसीलिए उसमें मतलब उनके आचरण और खास करके कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको बिल्कुल एक स्वच्छ रूप से अपने आप को दिखाना है सदन में। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पद चुनाव जीतने के बाद से जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो बिल्कुल ही एक न्यूट्रल हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो संविधान का जो ये पद, चाहे राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का, कि जो आज भी एक गरिमापूर्ण है, जिसको हम आज पूरे विश्व में भारतीय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को बोलते हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया से बिल्कुल ही देश हित में ये लोग काम करते हैं और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। और जो एक और मैं लास्ट में इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, अगर आप इसको देखिए तो कि चूंकि इंडिया, जैसे आपने पहले ही अपने वक्तव्य में बताया कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो राज्य का रिप्रेजेंटेशन होता है वो राज्यसभा में ही होता है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं और ये सारे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, तो उसमें भी ये पद बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी बिल्कुल, अब एक गार्जियन बॉडी भी है वो, और एक उच्च सदन, और जो रिप्रेजेंटेशन है देश के अलग अलग राज्यों का और अलग अलग विधाओं का भी, तो अपने आप में काफ़ी रिच हो जाता है ये सदन निश्चित रूप से। अजय सेतिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इस चुनाव में हालांकि पिछले कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने देखा है कि निर्विरोध जो है वो कैंडिडेट चुने गए हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार ही ना उतारा हो। हालांकि कई मौके ऐसे भी थे जब 3-3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए, और जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि गुंजाइश इसकी है कि 4-5 उतारे जा सकते हैं, इसको लेकर कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं। एक तरफ राधाकृष्णन जी हैं, दूसरी तरफ रेड्डी जी हैं, ये बात और है, और ये कोइंसिडेंट की दोनों ही साउथ का से आते हैं। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में ये कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रतिस्पर्धा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका लोकतांत्रिक महत्व कितना ऊपर हो जाता है जब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण चुनाव के लिए भले वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कैंडिडेट मैदान में हों। यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है, आदर्श स्थिति, चुनाव सर्वसम्मति से हो, यह एक आदर्श स्थिति हो